घर पे हम मौजूद है। आप इस खुसूसी विजुअल्स में आप देख सकते हो मोहम्मद यूसुफ परे अल मारूफ कोका परे। मुजफ्फर हुसैन बेग साहब पार्लियामेंट कैंडिडेट थे। नॉर्थ कश्मीर से तो हमसे सपोर्ट लिया गया। क्या तब हम इखवानी नहीं थे जब निज़ामुद्दीन भट्ट साहब को पार्लियामेंट के लिए खड़ा किया गया पहले तो, और हमने वोट दिया? क्या आपने उनको सपोर्ट किया था? क्या तब हम इखवानी नहीं थे जब निज़ामुद्दीन भट्ट साहब को काउंसलरों के लिए एमएलसी खड़ा किया गया और मैं काउंसलर था, मेरे साथ 11 काउंसलर और थे कि हमने वोट दिया एमएलसी बनने के लिए? जब दिलावर मीर साहब पीडीपी के कैंडिडेट थे, क्या तब भी हम इखवानी थे जब दिलावर मीर साहब मेरे घर आए पीडीपी के नुमाइंदे के हैसियत से और हमने वोट दिया? क्या तब भी मैं इखवानी था जब लास्ट डीडीसी इलेक्शन में मैंने और यहाँ के लोकल उनके लीडर ने, अभी मुझे पता नहीं कि रहेंगे वहाँ या नहीं रहेंगे, कब तक क्या सिचुएशन रहेंगी, 6 में इखवान ने इलेक्शन कराए, वहीं 2002 में इसी इखवान के खिलाफ नेशनल कॉन्फ्रेंस सामने आई। और लिहाजा इतने बड़े लीडर में मुझे एक बात याद है, जब मेरे वालिद मोहतरम इस दुनिया को छोड़ के चले गए, मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब चीफ मिनिस्टर थे। मैं किन की बातों पे यकीन करूं? मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब चीफ मिनिस्टर थे और पहला स्टेटमेंट मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब से आया। उन्होंने कहा कि कोका परे के जाने से यहाँ जम्मू कश्मीर के अमन को बड़ा दचका है। अब मैं क्या मुफ्ती मोहम्मद सईद मरहूम के उनके बातों पे यकीन करूं या यहाँ के लोकल लीडर्स के बातों पे? मेरे जहन में मुझे समझ में नहीं आता है कि इन पे क्या रिएक्ट करूं। लिहाजा मुझे बड़ी हंसी आती है जब ये इखवान का नाम बार बार लेते हैं। इखवान के उसके इखवान का नाम चूंकि वो बार बार लेते हैं, कहीं उनकी उस नाम की वजह से आपके ऊपर असर तो नहीं है? कहीं आप निराश तो नहीं हो जाते? देखिए, आप मुझे बताओ कि मेरे वालिद साहब की याद तो नहीं आ रही? नहीं, काश अगर वो यहाँ पे होते तो वो इनको जवाब देते। नहीं सही है। आपने चलो नेक्स्ट। के बांडीपुरा जिले के हाजन कस्बे के अंदर हम मौजूद है और यहाँ पे मैं जिस घर में हूँ ये भूतपूर्व एमएलए था कश्मीर घाटी के अंदर और मोहम्मद यूसुफ परे के नाम से जाना जाता। आपको बताना चाहूँगा कि उनको कत्ल कर दिया गया और मैं उनके घर पे अभी मौजूद हूँ। उनकी कब्र में आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पे उनको दफनाया गया। तो बिल्कुल ये उनके घर पे हम मौजूद है। आप इस खुसूसी विजुअल्स में आप देख सकते हो मोहम्मद यूसुफ परे अल मारूफ कोका परे के फर्जंद से मैं बात करने की कोशिश करूंगा। इम्तियाज परे हैं, उनका नाम सीनियर लीडर माने जाते हैं अपनी पार्टी के और वालिद साहब के कत्ल होने के बाद उन्होंने अपनी सियासत बरकरार रखी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, कैसे देख रहे हैं चूंकि जब वालिद साहब कत्ल हो गए आतंकी के दौर से, उसके बाद आपने अपनी सियासत बरकरार रखी, किन किन दुश्वारों का सामना करना पड़ा? देखिए, ये आपके इंटरव्यू में तो ये नामुमकिन है कि पूरा हो सकता है। ये बात सही है कि मेरे वालिद साहब के जाने के बाद कि मैं कोई पॉलिटिकल वर्कर तो था नहीं और इतना भी मुझे उस दौर के बारे में वाकफियत नहीं, जब वो एमएलए बने या उससे पहले जब लोग कहते कि इखवान के कमांडर हुआ करते थे, इतनी नॉलेज मेरी है नहीं। लेकिन लेगेसी को मैं दूर कर नहीं सकता और उनके जाने के बाद मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी और एक प्लेटफॉर्म मिला, सियासी प्लेटफॉर्म, जहाँ मैं कहीं ना कहीं कामयाब रहा कि अपनी बात रखने में। और नो डाउट इसमें बड़ी दुश्वारियाँ हुई और वक्तन फ़वक्तन इसमें ताने सुनने पड़े और रास्ते रोके गए। सियासी और समाजी ज़िंदगी को बड़ी रुकावटें देखने को मिली और सिलसिला चलता रहा और यहाँ तक पहुँचा। तो मुझे बताइएगा, चूंकि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे, उस टाइम के जो मुख्यमंत्री थे फारूक अब्दुल्ला आपके वालिद साहब के साथ चला करता था और यहाँ पे हमने देखा कि उस टाइम की 96 की बात है, उस जलसे में उन्होंने बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर आपके वालिद साहब चलते थे। लेकिन आपने देखा कि असेंबली सत्र जब चल रहा था ये इखवान को काफ़ी टारगेट किया गया। कैसे आप? देखिए, ये जो दोनों रिवायती पॉलिटिकल पार्टीज जहाँ पे है, चाहे पीडीपी हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस, इखवान का एक रोल रहा। कहीं लोगों ने नेगेटिव लिया, कहीं पॉजिटिव सोच को लेकर चले और एक बंजर ज़मीन, सियासी बंजर ज़मीन को जरखेज़ बनाने में उनका एक रोल रहा। कुछ लोगों को तकलीफ़ें हुई, कुछ लोगों की ज़िंदगियाँ बची और जहाँ लाकानूनियत थी उस लाकानूनियत को कानूनी शक्ल देने में एक अहम रोल रहा। जहाँ असेंबली के अंदर आज भी मेरे वालिद मोहतरम के बारे में बातें की जाती हैं, मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ
कि वो जिंदा होते उन सबको जवाब मिलता। गलतियां इन लोगों ने बहुत ज़्यादा की और उसके पीछे किनका हाथ था। उनके मरने के बाद, उनके जाने के बाद, शहीद होने के बाद एकदम वो सिर्फ एक आदमी को टारगेट करती गई। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि मेरे साथ जो पिछले 20 सालों से जो मैं इस पॉलिटिकल प्रोसेस में हूँ, जो मेरे साथ घूमते रहे, जो मुझे जानते हैं, मेरे घर को जानते हैं, मेरे परिवार को जानते हैं, मेरे साथी को जानते हैं, अगर इखवान ने इतना भी जुल्म किया होता शायद हम यहाँ तक न पहुँचते, मेरे साथ लोग न जुड़ते। अगर मेरे लोग मेरे साथ ना होते तो आज उनको तोड़ने की कोशिश ना की होती। हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा कि मैं महबूबा जी को एक सवाल करना चाहता हूँ। मुझे बड़ा एहतराम है उनका। जब वो कहती थी कि मेरी पार्टी को किसी के कहने से मेरी पार्टी को तोड़ दिया जाता है, मेरे लीडरों को पार्टी से बाहर किया जाता है, तो उसके बाद फिर वही लीडर इंजीनियर रशीद के जलसों में उसी टिकट पे इलेक्शन लड़ते हैं, वहाँ एनआईए का हवाला दिया जाता है। अब ऐसी कौन सी मशीन है महबूबा जी के पास कि जिससे वो लीडर साफ सुथरे होके आए, जो असेंबली में किसी और के नाम पे, पार्लियामेंट में किसी और के नाम पे, असेंबली इलेक्शन होने के बाद किसी और जगह। लिहाजा वो दो दो जगहों पे सवार होने, किश्ती में सवार होने में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये मेरी सोच से बाहर है। मैं एक ही सोच पे खड़ा हूँ। वो सोच ये नहीं कि मैं किसी मुल्क के खिलाफ हूँ। मेरी सोच है कि मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे हूँ कि जहाँ मैं एक मुल्क के हित में हूँ। सर, चूंकि हमने पहले एक मिनट, दूसरा कि जहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस का ताल्लुक है, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों को कहना चाहता हूँ, या तो डॉक्टर फारूक साहब उनको सच नहीं बोलते, या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बात पर कोई यकीन नहीं करते। जिस दिन मेरे वालिद मोहतरम एमएलए थे तो सोनावारी के अंदर एक सबसे बड़ा पब्लिक जलसा हुआ। दोनों लीडर, मेरे वालिद मोहतरम और डॉक्टर फारूक चीफ मिनिस्टर थे, दोनों एक ही स्टेज पे थे। मुझे समझ में नहीं आता है कि एक फैमिली को पर्सनली टारगेट करने में इनको क्या मिलता है। जिस दिन मैं इनकी गलतियां सामने लाऊंगा, लोगों को कवत होनी चाहिए सही सुनने के लिए, क्योंकि उस टाइम आतंकी का दौर काफी ज्यादा था। ये प्रप्लान और मैनेज्ड मीडिया पर्सन उसको बुला के, घर बुला के, पैसे देकर इस तरह की बातें करते हैं। मुझे आप बताइए, क्या तब मैं इखवानी नहीं था जब मुजफ्फर हुसैन बेग साहब पार्लियामेंट कैंडिडेट थे, नॉर्थ कश्मीर से तो हमसे सपोर्ट लिया गया? क्या तब हम इखवानी नहीं थे जब निज़ामुद्दीन भट्ट साहब को पार्लियामेंट के लिए खड़ा किया गया पहले तो, और हमने वोट दिया? क्या उनको सपोर्ट किया था? क्या तब हम इखवानी नहीं थे जब निज़ामुद्दीन भट्ट साहब को काउंसलरों के लिए एमएलसी खड़ा किया गया और मैं काउंसलर था, मेरे साथ 11 काउंसलर और थे, कि हमने वोट दिया एमएलसी बनने के लिए? जब दिलावर मीर साहब पीडीपी के कैंडिडेट थे, क्या तब भी हम इखवानी थे जब दिलावर मीर साहब मेरे घर आए पीडीपी के नुमाइंदे के हैसियत से और हमने वोट दिया? क्या तब भी मैं इखवानी था जब लास्ट डीडीसी इलेक्शन में मैंने और यहाँ के लोकल उनके लीडर ने, अभी मुझे पता नहीं कि रहेंगे वहाँ या नहीं रहेंगे, कब तक क्या सिचुएशन रहेंगी, कि जब हम डीडीसी इलेक्शन में साथ में चले गए थे, लास्ट जब डीडीसी इलेक्शन पहला ही हुआ है, तो अब किन के बातों पे यकीन किया जाएगा? क्या हम तब अच्छे थे या अब अच्छे हैं? क्या हम तब बुरे थे या अब बुरे हैं? अगर इनको हमारे इखवान के नाम से इनके दुकानें चलती हैं तो मुझे कोई एतराज़ नहीं, लिहाजा मैं अपने आप को बदल नहीं सकता। मुझे जो नाम लगा है, जो टैग लगा है, उस टैग के बावजूद एक और टैग मुझे प्रीवियस इलेक्शन में लगा कि ये बीजेपी का बराह रास्त एजेंट है, ये वो है। लिहाजा इनके ताल्लुकात सबसे ज़्यादा बीजेपी के साथ, इनके ताल्लुकात बीजेपी के कदावर लीडरों के साथ। मेरे मोबाइल में किसी बीजेपी लीडर का नाम नहीं निकलेगा। आपको किसी बीजेपी लीडर की कॉल आई? किसी? कभी नहीं। कोई कहे कि देखिए, ये
ये अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए अपनी गलतियां जो दूसरे के सर पे डाल देते हैं। फारूक अब्दुल्ला 1996 में, चूंकि आपके वालिद साहब उस टाइम उनके साथ हुआ करते थे, फारूक अब्दुल्ला साहब कहीं उनकी वजह से आपके वालिद साहब खड़ा थे नहीं? देखिए, जहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस का उस समय का समय था, मैं कह रहा हूँ कि मुझे इतनी कोई नॉलेज नहीं, बट अब जब बातें सामने आती हैं तो हम भी गौर खोज करते और उसके बारे में सोचना स्टार्ट करते हैं। हमने भी 10 जगहों से सुना कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कहीं ना कहीं यहाँ के जमहूरियत को धोखा दे के चले गए थे, लोग भी बेसहारे होके छोड़ चले गए थे लोगों को। ये मेरे वालिद मोहतरम निकले, जहां हमें आज कौम दुश्मन करार दिया जाता है, बार 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 इनने कौम के साथ गद्दारी की। मैं उनको बताना चाहता हूं कि आपने कौन सी वफादारियां निभाई इस कौम के साथ। हम निकले, यहाँ एक मास किलिंग्स हुई होती अगर वही इखवान वाले सामने ना होते। क्योंकि आतंकी गतिविधियां यहाँ पे बहुत ज्यादा एक सोच लेकर आए थे वो। कहाँ एक पॉलिटिकल प्रोसेस चल रही थी, कहाँ जमहूरी निज़ाम बहाल था। देखो, एक क्रेडिट तो देना चाहिए कि ठीक है कि कुछ लोग निकले इस सोच के साथ निकले कि जमहूरी निज़ाम पे यकीन रखना चाहिए, और जहां फारूक साहब लंदन छोड़ के चले गए थे वहां से दोबारा लाया और चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर का बना। क्या उस समय अगर हमारे उन लोगों ने कोशिश की होती तो वही चीफ मिनिस्टर होते, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हमने इनको बनाने के लिए कुर्बानियां दी, इनको लाने के लिए कुर्बानियां दी, लिहाजा ये इनका ही है, हमें इनको ही सौंपना चाहिए। वही लोग बने जहां 96 में इखवान ने इलेक्शन कराए, वही 2002 में इसी इखवान के खिलाफ नेशनल कॉन्फ्रेंस सामने आई। और लिहाजा इतने बड़े लीडर में मुझे एक बात याद है, जब मेरे वालिद मोहतरम इस दुनिया को छोड़ के चले गए, मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब चीफ मिनिस्टर थे। मैं किन की बातों पे यकीन करूं? मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब चीफ मिनिस्टर थे और पहला स्टेटमेंट मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब से आया, उन्होंने कहा कि कोकापरी के जाने से यहाँ जम्मू कश्मीर के अमन को बड़ा दचका है। अब मैं क्या मुफ्ती मोहम्मद सईद मरहूम के उनके बातों पे यकीन करूं या यहाँ के लोकल लीडर्स के बातों पे यकीन करूं? मेरे जहन में मुझे समझ में नहीं आता है कि इन पे क्या रिएक्ट करूं। लिहाजा मुझे बड़ी हंसी आती है जब ये इखवान का नाम बार बार लेते हैं। अच्छा, इखवान के उसके इखवान का नाम चूंकि वो बार बार लेते हैं, कहीं उनकी उस नाम की वजह से आपके ऊपर असर तो नहीं है? कहीं आप निराश तो नहीं हो जाते? देखिए, आप मुझे बताओ कि मेरे वालिद साहब की याद तो नहीं आ रही? नहीं, काश अगर वो यहाँ पे होते तो वो इनको जवाब देते। नहीं, सही है। आपने चलो नेक्स्ट थोड़ा इमोशनल हो गए मैं।